आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का। एक मिनट ना, ये मैं चेक कर लूँ ठीक से लगा है कि नहीं। हाँ, सब कुछ सही है। ठीक। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का एकांकी व्यापार। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपका जो चैप्टर है अंतिम खाते, ये वही है। इसके दो नाम हैं, एक एकांकी व्यापार भागे फिर दो। ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल व्यापार लाभ हानि खाता और चिट्ठा का ही है, जिसमें भरपूर संयोजन यहाँ पर भी दिया गया है लास्ट के क्वेश्चन में। तो अंतिम के क्वेश्चन से हम अपना शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जो अंतिम हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 13। बस 13 में तो कम दिया है, 12 में ज्यादा दिया है। तो जिसमें ज्यादा है उसको हम टच करने वाले हैं। तो चलिए हम बनाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भरपूर संयोजन दिया हुआ है, उसके विभिन्न मदों को आज आप जानेंगे और सीखेंगे कि बनाना कैसे है। और जिन बच्चों के पास कक्षा 11वीं का बुक नहीं होगा उनसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन में मैं जो भी मदे और पॉइंट बताता हूं उसको एक पेज में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आपको नोट करना है जो भी मैं समझाऊंगा। तो एक ऐसा पन्ना रखो जहां पर क्वेश्चन में मैं जो जो बताऊंगा उसको नोट करते रहो, कार्यविधि भी होता रहे और एक में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता रहे। ठीक है, तो हम बना रहे हैं, यहां लिख देता हूं क्लास 11 अकाउंट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एकांकी व्यापार, अंतिम खातों का निर्माण। एकांकी व्यापार एवं अंतिम खातों का निर्माण। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जहां पर आपको पता है पहला जो भी खाता बनता है वो आपका व्यापार एवं लाभ हानि खाता होता है। तो वो मैं यही लिख दूं, व्यापार एवं लाभ हानि खाता। कॉलम भी तैयार कर लेते हैं। विवरण राशि यही रहने वाला है। तो इतना विवरण इतना राशि काफी है, यहाँ पर इतना विवरण और इतने में राशि आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है व्यापार के मदों को लिखना है, फिर आपको लिखना होता है लाभ हानि के मदों को। ओ भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों पता है, ये जो कर की आवाज होती है ना, मैं नहीं सुन पाता, मुझे बहुत ऑकवर्ड सी लगती है। कैसे पढ़ाऊंगा मैं इतना लिख, सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, देखिए क्या क्या मदे दिए हुए हैं, मैं एक बार आपको इसके दर्शन करवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिख गया? हाँ देखो, अरे क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 12 दिखाना था ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिखा। यहाँ पर हस्त रोकड़ देनदार प्रारंभिक स्कंद फर्नीचर आहरण मोटर लॉरी क्रय कमीशन कर और बीमा, और यहाँ पर वेतन मोटर कार खर्च ब्याज यात्रा व मरम्मत डूबत ऋण टेलीफोन किराया। ऊपर में डूबत ऋण की वसूली हुई बट्टा है, आयोजन है। यहाँ पर मैं एक चीज समझा दूं कि जो इधर खर्चे दिए जाते हैं वो आपको प्राप्त हो चुका है, वो आपको लाभ है। लाभ हानि में लाभ साइड दिखाना है। इधर अगर कुछ खर्चे हैं, खर्चे के मध्य हैं, तो उसको हानि साइड में लिखना है। बाकी व्यापार में क्या क्या आता है, आपका प्रारंभिक स्कंद आता है। ठीक है, क्रय आता है, क्रय यहाँ दिया हुआ है, क्रय पर वापसी होगा तो वो आएगा। विक्रय आता है, विक्रय वापसी उसमें घटाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अंतिम स्कंद जो नीचे संयोजन में दिया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे संयोजन हैं, पॉइंट 1 to पॉइंट 3 करके, वो भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 5, 6, 7, 8 मदों में प्रविष्ट इसके संयोजन दी हुई है। ठीक है, जहां पर है आपका 300 रुपये अक्षर शुल्क, 600 रुपये वेतन, कानूनी व्यय के 250 रुपये नहीं दिए, मतलब देना बाकी, ये सब अदद हैं। प्लस करेंगे
और बैंक अधिविकास पर ब्याज देना ये आपके लिए हानि है, आपको उसमें दिखाना है, क्या बोलते हैं, लाभ हानि खाते में। तो ये पूरा प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो एक बार मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, तो अब मुझे भी सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप भी इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ प्रारंभिक किस्म कितने का दिया है, वो दिया हुआ है 23,950 का, ठीक है। उसको हम लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक या प्रारंभिक किस्म दोनों बोल करके, ठीक है। यहाँ विवरण, राशि, ये विवरण, ये राशि। इंग्लिश में आपको पता है पर्टिकुलर अमाउंट यही आपको कहना है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रारंभिक स्कंद, जिसको आप ओपनिंग स्टॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक, ओएस कहते हैं शॉर्ट में, जो कि है 23,950, है ना, 23,950। हाँ, इसके बाद लिखना होता है क्रय। मैं क्रमवश बताऊंगा कि पहले में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप समझ के बनाएंगे तो जिस भी क्वेश्चन को देखेंगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि क्या 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 लिखना है, कैसे बनाओ। क्रम होता है हर खाते का। व्यापार खाते में सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद डेबिट साइड में, फिर लिखना होता है क्रय। अब इधर क्यों लिख रहे हैं ये भी बता दूं। जो आपके पास विक्रय के माध्यम से या अन्य माध्यम से पैसे आने वाला है ना, व्यापार खाते में, वो आपको समाकलन में दिखाना है। पर जिन चीजों में पैसा जाना है वो आपको यहाँ दिखाना है, और जो बचा हुआ माल का प्रारंभिक शेष है तो वो प्रारंभिक शेष आपको डेबिट साइड दिखाना है। अब इधर खरीदने से पैसे जाते हैं तो क्रय को लिखना होता है। तो क्रय कितना है? क्रय दिया है 1,98,050 रुपए का, जिसमें क्रय वापसी है 15,000 रुपए का, ठीक है। क्रय वापसी कितना कहां पर दिया है? ठीक, हाँ मिल गया 15,000 रुपए का। तो 1,98,000 में घटा देंगे तो हम लिखते हैं पहले क्रय 1,98,000 ये 50, ठीक है। उसमें घटाना है वापसी, तो सिर्फ वापसी लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 15,000 घटा देंगे, ठीक है। 15,000 घटाने के बाद आपके पास बचेगा 1,83,050, ठीक है। तो जितना बचा मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कुछ संयोजन देखेंगे। संयोजन में क्रय में और क्या घटाना होता है वो भी बता दूं। अगर आपको ये पता चले कि माल दान में दिया गया है, नमूने में दिया गया है, या व्यापार के स्वामी ने आहरण कर लिया है, तो व्यापार खाते में इनको आप घटा देंगे, क्योंकि जो भी आपके पास माल है खरीदने से, उसी में से आपने किसी को दान में दिया, नमूने में दिया और आहरण कर लिया, तो माल कम हो जाएगा डेफिनेटली, तो उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बताया है 501 रुपए का माल दान में, 500 रुपए का माल नमूने में, और 750 का माल व्यापार के स्वामी ने आहरण कर लिया, ठीक है। तो माल का आहरण बोल सकते हैं, जिसमें से पहला क्या है 501 रुपए, है ना, किसमें दिया? दान में दिया। तो दान बोल करके नीचे इस तरह से लिखेंगे और आप बताएंगे 501। दूसरा है मुफ्त, नमूने में दिया। नमूना क्या होता है? इसको आप इंग्लिश में सैंपल बोलते हैं। जैसे कि जब भी कोई नया निरमा की कंपनी बनती है, डिटर्जेंट की या साबुन की, तो वो क्या करते हैं, घर घर जाकर के एक ऑफलाइन पब्लिसिटी करवाते हैं, विज्ञापन करवाते हैं, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि उनके पास एक बाल्टी रहता है, पानी भी रहता है, नहीं रहता तो आपसे ही मंगाते हैं जिसके घर आप गए हैं, और वहां पर तुरंत उसको घोल करके दिखाते हैं कितना जाग निकला है बोल करके। ये पब्लिसिटी होती है। तो उसमें भी दिया हुआ माल आपके लिए तो चला है नुकसान के रूप में, तो उसको भी लिखेंगे, जो कि है 500 रुपए का। ये हमने 500 रुपए और लिख दिया। फिर है आहरण, है ना, तो शुद्ध आहरण कहलाएगा 750 रुपए का। जब ये सब हमने लिख लिया तो इसके बाद हम टोटल कर देंगे और इसके साथ घटा देंगे, ठीक है। तो हो रहा है 500 और 500 1000, 1750 और 51, 1751, मतलब 1751। 1751 घटा देते हैं कैलकुलेटर में, फटाक से आप भी घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आएगा उसको आपको लिखना है।
तो 1,83,050 में अगर मैं 1751 को घटाता हूं तो 1,81,299 आंसर आ रहा है। 1,81,299। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी कैलकुलेटर लेकर के बैठ सकते हैं, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। अब वरना फिर पेन कॉपी में करेंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, बस और कुछ फर्क नहीं है। अभ्यास आपका दोनों में होना है, पर ऑफलाइन आपका ज्यादा होता है बिना यंत्र की सहायता से, और उसमें आपका थोड़ा समय बच जाता है, बस इतना ही फर्क है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए, क्योंकि हम धीरे धीरे बना रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं स्पीड से। इसके बाद व्यापार में लिखने के लायक होता है मजदूरी। प्रारंभिक स्कंद क्रय, फिर मजदूरी अगर है तो, और क्रय पर भाड़ा। तो हम देखते हैं मजदूरी है कि नहीं। तो मजदूरी कहीं पर नहीं है, ना ही क्रय पर भाड़ा है, ये दोनों चीज नहीं दी हुई है। तो जब किसी भी प्रकार के खर्च ना मिले जो व्यापार से संबंधित है तो उसको नहीं है तो क्या लिखेंगे। तो अब आते हैं समाकलन साइड में। तो समाकलन साइड में सबसे पहले हमें लिखना होता है विक्रय। अब देखेंगे कितने का दिया है विक्रय। तो विक्रय हमें दिया है 2,45,000 का। 2,45,000 का विक्रय दिया है, तो विक्रय वापसी ढूंढना होगा उसको घटाने के लिए। तो विक्रय वापसी है क्या? नहीं, तो विक्रय वापसी कहीं नहीं है। तो आप सीधा 2 लाख कितना लिख सकते हैं? 45,000 रुपए। ठीक है, नियम के अनुसार आपको यहाँ पर लिखना है, नीचे वापसी बताना है, घटाना है, अगर कुछ नहीं है तो उसके बाद यहाँ पर उस राशि को लिखना होता है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे जब आप फाइनल एग्जाम दिलाएंगे तब। अभी मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ, नोट कर लेना दिमाग में। ठीक है, फिर उससे आपका नंबर तो नहीं कटेगा, पर फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अंतिम स्कंद आपको लिखना होता है, तो अब हम लिखेंगे अंतिम स्कंद। अंतिम स्कंद कितना दिया हुआ है? तो अंतिम स्कंद है आपका 18,500 रुपए, जो कि संयोजन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा देर पहले आपको जब दिखाया था तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं फोटो से। ठीक है, हमारा वीडियो ऑन है बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो वहां पर आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। एक संयोजन है लास्ट में, बीमित स्टॉक 25 रुपए का अग्नि द्वारा नष्ट हो गया तथा बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार कर लिया। तो देखिए, अगर आपका कोई भी माल नुकसान हुआ है और उसके पैसे बीमा कंपनी के द्वारा मिलते हैं या स्वीकार हो जाते हैं, वो आपके लिए लाभ है, क्योंकि नुकसान हो गया था तो हानि था, लेकिन जब मिल गया तो लाभ है। तो उसको यहाँ दिखाना है, और मैंने बताया था जिस भी माध्यम से पैसा मिल रहा हो व्यापार से संबंधित, तो आपको दर्शाना है इस तरफ समाकल साइड। तो बीमित माल लिख सकते हैं, वही है ना, हाँ बीमित माल है, ठीक, वही लिख सकते हैं बीमित माल। कितना रुपए का है? 2500 रुपए का। ठीक है, अब देखेंगे प्लस करेंगे दोनों पक्ष में ज्यादा कौन सा है। तो यहाँ पर ये हो रहा है 1,80,000 और ये 20, 2 लाख, 2,04,000, 2,05,000 समथिंग हो रहा है। ये तो 2,45,000 से ऊपर है, मतलब ये पक्ष जाता है। अब क्या करना है, इनको इनके साथ घटाना है, और जो कमी इस तरफ दिख रही है उसको यहाँ लिखना है, और लिखना है सकल लाभ। क्या लिखना है उसको? सकल लाभ। ठीक है, तो सकल लाभ हमारा निकल रहा है, दोनों को घटाने के बाद ये निकल रहा है आपका 60,750। हम लिख लेंगे 60,750। लेकिन एग्जाम में आप यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, बताएंगे कि टोटल किधर कौन सा पक्ष ज्यादा था। जैसे कि ये आपको ज्यादा दिख रहा है, तो एक अनुमान में मैं इसको जोड़ लेता हूँ। लगभग 18 को 2 दिया 20, और ये 21 है ना, 66,000। ठीक, 2,66,000 बोला है। 2,66,000 में हमने लगभग 2 लाख को जो घटाया था उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर आपको बताना है कि कितने में से कितना आपने घटाया। क्लियर है? यहां से 2 लाख कितना बोल रहा हूँ, 66,000 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो टोटल है हमारा।
ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आया। व्यापार खाते ऐसे शुरुआत करते हैं, प्रारंभिक स्कंध क्रय विक्रय अक्रय वापसी है तो घटाएंगे, और अगर दान मान में मांग गया तो उसको भी घटाएंगे, फिर मजदूरी वगैरह लिखेंगे, नहीं है तो फिर समाकलन साइड में विक्रय वापसी घटा करके फिर अंतिम स्कंध। फिर अगर माल मार्ग में नष्ट हुआ है तो हानि है तो वहां दिखाएंगे ही, लेकिन अगर दावा कंपनी से कुछ मिल रहा है तो फिर आपको यहाँ पर इसको शो करना है। ठीक है, आप करेंगे लाभ हानि। तो लाभ हानि की शुरुआत सकल लाभ और सकल हानि से होता है। लाभ हुआ है तो इधर, हानि हुआ है तो उधर। तो चूंकि सकल लाभ हुआ है तो उसको हम उठा करके लिखेंगे। सबसे पहले लाभ हानि यहीं से शुरुआत हो गया, समझो जब आपने सकल लाभ लिख दिया तो मैंने लिख दिया सकल लाभ 60,750। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, समझ जाइए यहां से हमारी लाभ हानि की कहानी शुरू हो गई। अब लाभ हानि में आप तुरंत ये देख सकते हैं कि लाभ लाभ में क्या है, 2 ही 3 चीजें होती हैं, फिर जितनी चीजें मिले सबको आपको हानि में ही लिखना होता है। मैं पहले वही करता हूं, मैं देखता हूं लाभ में क्या क्या चीजें हैं। तो समाकलन साइड में तलपट में हमारा दिया हुआ है डूबत ऋण की वसूली 450 रुपए का, ठीक है, और 850 रुपए का बट्टा भी है, और किराया भी है 2350, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डूबत ऋण की वसूली या डूबत ऋण आयोजन, नीचे लिखना है, ठीक है, बस गया, मैं ऊपर लिख दिया था, ठीक है, आपको दिख रहा है डूबत ऋण की वसूली। तो यहां पर लिखेंगे डूबत ऋण की वसूली 450। फिर है आपका बट्टा, बट्टा कितना है 850, ठीक है, आपको प्राप्त हुआ होगा लाभ के रूप में ना। अब इसके बाद है किराया। किराया को मैं समाकलन में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये तलपट में समाकलन साइड में दिया था। समाकलन मतलब आपको प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हुआ है वो आपको इधर लिखना है। कितना है 2350 है ना, तो ये हम लिख दिए 2350। अब यहाँ पर आपको पता है लाइन से समस्त खर्चों को लिखना है, जिसका कोई क्रम नहीं है, जो भी खर्च आपको पहले मिल रहा है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ज्यादा समय वेस्ट ना हो इसलिए मैं संयोजन में जो जो चीजें हैं, जैसे कि फर्नीचर पर ह्रास, भूमि पर ह्रास, इस पर ह्रास, उस पर ह्रास, इतना रुपए देना है, अगर ये है तो पहले उन चीजों को लिख लो। इससे क्या होगा, बार बार आपको ऊपर नीचे देखने की आवश्यकता नहीं है। संयोजन में 3 या 4 संयोजन होंगे, उतने को लिख लो, फिर जितने आपको तलपट में दिए उनको फटाफट देख देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपने लाइन से देखना और लिखना स्टार्ट किया ना, तब फिर आपको समय ज्यादा लगता है। ये मेरा अनुभव है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे बनाकर भी देखिए, ठीक है। चलिए मैं वही करूंगा, मैं पहले संयोजन देख लेता हूं क्या क्या है। तो एक संयोजन मुझे मिल रहा है डूबत ऋण आयोजन 150 रुपए का, और डूबत ऋण है अलग से प्रावधान 2000 रुपए का, और तलपट में डूबत ऋण दिया हुआ है 1850 का। तो पहला संयोजन उसी का है पूरा, तो मैं उसको लिख देता हूं। अब कैसे लिखूंगा, देखो पहले का डूबत ऋण जो वहां दिया है तलपट में वो तो लिखेंगे, नीचे अलग से दिया तो वो भी जुड़ जाता है, प्रावधान अलग से करना है, छूट निकालना है तो वो तीनों जुड़ जाते हैं। इसमें डूबत ऋण आयोजन अगर तलपट में समाकलन साइड दिया हुआ है तो उसको उसके साथ हटा देते हैं, ठीक है। तो पहला डूबत ऋण है 1850, पहला डूबत ऋण है 1850, उसमें आपको 150 रुपए नया दिया है उसको जोड़ना है, फिर अलग से 2000 का प्रावधान जोड़ना है, तो कुल मिला के वो 4000 हो रहे हैं। उसमें से डूबत ऋण आयोजन है 1500 का, उसको घटा देंगे तो समथिंग 2500 बचेगा, उसको लिखना है, ठीक है। तो उसकी कार्यविधि देखो, मैं लिखूंगा पहले डूबत ऋण 1850, ठीक है। अब मैं बोलूंगा प्लस नया डूबत ऋण शायद 150 है ना। अभी कितना हुआ, अभी बच्चों 2000 हो गया, ठीक है। अब एक और डूबत ऋण निकालना है ना, डूबत ऋण प्रावधान था तो प्लस फिर से होगा डूबत ऋण आयोजन बोल करके जो भी है ये 2000 रुपए, अब ये हो गया 4000 रुपए। अब इसमें से जो समाकलन साइड में दिया हुआ है लगभग उसको आप ये समझ सकते हैं कि जो डूबत ऋण का पैसा था वो प्राप्त हो चुका है, तो जो प्राप्त हो चुका है उसको आप यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। तो संधि ऋण आयोजन या डूबत ऋण आयोजन जो है वो इसमें से घटाना होता है, तो ये आयोजन को मैं घटाऊंगा 1500 रुपए का,
तो घटने के बाद 4,000 में 1,000 गया, 3,000, 3,000 में 500 गया, 2,500। तो यहाँ पर एक्चुअल की राशि जो होगी डूबत ऋण की वो 2,500 होगी, ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब ऊपर मिटाल के मुझे लाभ हानि पा के कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इतना आप पहले फटाक से नोट कर लें सारे बच्चे। अगर आप रुके थे समझने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया है। अब आप वीडियो को रोक करके यहीं से नोट कर लें। मैं मिटाता हूं, हमें आगे भी बहुत कुछ लिखना है। खैर पूरा कॉलम नहीं मिटाएंगे, बस यहाँ तक का जहां पर कुछ बैलेंस हुआ था बस उतने दूर तक का कुछ मिटाएंगे। ठीक है, ये लगभग हमने इतना मिटा दिया। आगे देखते हैं। चलो आगे हम लिखते हैं अगला जो संयोजन है जिसमें लिखा है अपेक्षण शुल्क के 300 रुपए, वेतन के 600 रुपए, कानूनी व्यय के 250 रुपए नहीं दिए हैं, मतलब आपको देना है तो देना है तो आप बता देंगे। तो अपेक्षण शुल्क कितना है भाई वो देख लेते हैं। अपेक्षण शुल्क वो आपका एडिट फीस हो गया ना, ऑडिट फीस कहाँ पर है? ₹300 किसमें जुड़ा है? ठीक, इसका अलग से तो नहीं दिया है तो क्या करेंगे, उसी में जोड़ देंगे। ठीक है, अलग से चूंकि नहीं दिया है तो उसी में उसको जोड़ देंगे। तो अपेक्षण शुल्क ₹300 हमने लिख दिया। ठीक है, अब है वेतन का 600 रुपए। वेतन है कि नहीं देख लेते हैं। और वेतन हमें मिल गया 9,560। 9,560 में हम उसको जोड़ देंगे जो वेतन का अमाउंट है, अदर 600 रुपए। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूं वेतन 9,560, ये मैंने लिखा अदर, दिख रहा है आप सभी को। ये 600 रुपए मैंने प्लस कर दिया तो ये 10,160 हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं 10,160। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आगे ठीक, अगला जो है वो क्या था? हाँ, कानूनी व्यय के नहीं दिया ना, कानूनी व्यय के 250 नहीं दिए। कानूनी व्यय लीगल फीस कितना दिया है? तो कानूनी व्यय दिया 750 का, उसमें से 250 नहीं दिया है। तो नीचे लिख रहा हूं कानूनी व्यय 750, उसमें से आप अदर बोल करके इसमें जोड़ेंगे 250 रुपए को, तो टोटल 1,000 हो जाएगा। ये 1,000 हमने लिख दिया। ठीक है, और हम देखते हैं हमारा बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज है 450 रुपए का। ठीक है, ये भी आपके लिए नुकसान है। अब अलग से आपको बैंक का ब्याज वो बैंक का व्यय पहले से नहीं दिया है तो इसको अलग से लिखेंगे, बैंक अधिविकर्ष या अधिविकर्ष पर ब्याज 450 रुपए का। ठीक है, मैं अभी तक संयोजन को ही लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद है 250 रुपए कमीशन के और 400 रुपए बीमा के पूर्वदत्त है। पूर्वदत्त हमेशा आपको घटाना होता है। तो बीमा का है 3,025। ठीक है, बीमा का कितना है 3,025 और उसमें 400 रुपए घटाना है। कर और बीमा कहाँ है? 3,025, 400 घटाना है। चलो लिखते हैं कर और बीमा। ठीक है, कर और मैं बीमा लिख देता हूँ।
जगह नहीं बचेगा, छोटा लिखना पड़ेगा इसको। बीमा बस लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। बीमा का 3025 है। पूर्व दर हमेशा आपको घटाना होता है, याद रखिएगा। तो 400 रुपये मैं घटा रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ 2625। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, 1 मिनट में आता हूं मैं। तो अब देखते हैं कर और बीमा के बाद क्या है लिखने के लिए। तो अब हमारे पास संयोजन में अगला जो पॉइंट है वह है कमीशन के 250 रुपए। ठीक है, अब कमीशन कहां पर से वो भी देख लेते हैं। ₹1500 के कमीशन है, जिसमें 250 रुपए पूर्वदत्त है। 1500 में 250 रुपए घटाना होगा, बचे हुए अमाउंट को लिखना होगा। ठीक है, मतलब 1250 रुपए। 1500 में जब 250 घटाएंगे तो विकलन साइड दिया होगा तो वो खर्चे हैं, समाकलन साइड में कमीशन दिया होगा तो वो लाभ है। तो जब समाकलन में दिया होगा तो आपको भी समाकलन में लिखना है, और विकलन में लिखा होगा तो आपको भी लाभ नहीं खाते के विकलन पक्ष में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं अगला जो पॉइंट है हमारा कमीशन का। 1500, जिसमें से क्या घटाने बोला हूँ, पूर्व दर। पहले से हो सकता है आपने दे दिया हो तो 250 रुपये घटाएंगे तो बचा 1350 रुपये, इसको लिखना है। ठीक है, अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जगह नहीं है तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। और अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो इनको फटाफट नोट कीजिए दोनों को। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि देखेंगे फिर ऐसे में जगह नहीं बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं। संयोजन में अगला पॉइंट है आपका फर्नीचर पर 10% ह्रास, मोटर गाड़ी पे 15% ह्रास, भवन पर 2% ह्रास अपेक्षित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन में हम लिखेंगे फर्नीचर पर। अब बहुत सारे ह्रास हो तो आप एक बार हेडिंग डाल सकते हैं ह्रास, ये ऐसा लाइन खींच के नीचे बताते जाइए। एक था आपका फर्नीचर, एक था आपका बिल्डिंग, और एक था आपका भवन, बाद में था मोटर कार, है ना। तो ये मोटर कार को मैं एम से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना कितना निकालना है। 10, 15 और 2%। तो फर्नीचर है 920 रुपए का, तो इसका 10% 92 रुपए होगा। ठीक है, और जो मैंने बिल्डिंग लिखा है 25,600 का है। 25,600 का मुझे 2% निकालना है, तो 256 कर दूंगा, 512 हो जाएगा। तो उसका आप लिखेंगे 512। मोटर कार है 23,600। 23,600 का अगर आप 15% निकालते हैं तो 23,60 और आधा, इसका हो जाएगा 3,540। तो मोटर कार पर आप लिखेंगे 3,540। सबको जोड़ करके आपको टोटल एक साथ लिखना है, जो होगा 4,144 रुपए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला संयोजन 6वें नंबर पे जो कि लिखा है। अच्छा, दान वाला तो हो चुका है। दान में दिया 501 रुपए का, नमूने में दिया 500 रुपए का, आहरण हो गया 750 रुपए का। तो देखिए, जो दान में हम देते हैं वो अपने लिए हानि होती है, इनको शायद लाभ हानि खाते में आपको लिखना ही है। 501 रुपए है ना, दान और नमूने के रूप में दिया हुआ हानि है, तो इसको हानि में आपको दिखाना है। व्यापार में तो लिखना था पर यहाँ पर भी शो करना है, तो आप लिखेंगे दान प्लस नमूना। मैं दोनों को जोड़ करके एक साथ लिख देता हूँ। 501 और 500 रुपए मिला करके 1,001 रुपए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला जो है आपका वो है अच्छा, बीमा वाला तो हमने लिख लिया है ना। तो लगभग यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। संयोजन पूरे कंप्लीट हो गए। जो हमारा मेन उद्देश्य था संयोजन को पहले खत्म करना। अब हम देख लेते हैं कि हमारे अलग से तलपट में क्या क्या दिया है जिसका कोई संयोजन नहीं है। तो लाइन से हम देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लाइन से हम देखेंगे। हाँ, तो देखेंगे लाइन से। यहाँ पर ब्याज के बारे में कुछ नहीं था तो इसको लिखेंगे। यात्रा के बारे में कुछ नहीं था उसको लिखेंगे। मरम्मत के बारे में कुछ नहीं था उसको लिखेंगे। और शायद टेलीफोन किराए का कुछ नहीं था उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जिन पर कोई संयोजन नहीं है फिर उनको लाइन से आपको लिखना होता है, ठीक है। तो उन सभी को लिख देंगे जिन पर कोई भी संयोजन नहीं था। चलो, इसके लिए भी जगह इधर नहीं दिख रहा है। टेलीफोन में लिख लेता हूँ, या टेलीफोन का किराया। टेलीफोन का किराया 350 रुपए। कुछ नहीं है, हाँ है। ठीक है, मरम्मत कितना है? तो मरम्मत है आपका 675 रुपए का। और बाकी जो है उसके लिए मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ बाहर में, ठीक है। ये उसके आगे का है, आप समझ लेंगे। इसके बाद जो है आपका यात्रा व्यय है, जो ही लिखता है 2350। इसके बाद क्या दिया है? यात्रा व्यय के बाद आपको दिया है वो बैंक का ब्याज है ना, कीमत जो ब्याज है, ब्याज जो है 1450 है। तो ये 1450 रुपए का ब्याज, ठीक है। इसके बाद मोटर लॉरी पर जो खर्च है उसको लिखा गया है। तो मोटर लॉरी का खर्च कितना है? 3280। ठीक। बाकी दान नमूना तो हमने वहां पर लिख लिया है। मरम्मत भी हो गया, ये भी हो गए। ठीक। ठीक है, बस सारे पॉइंट को मिला लेते हैं। अच्छा, पहले हमने कुछ चीजें लिख लिया था, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा, 15 पॉइंट है मिला करके, ठीक है। हमने कुछ चीजों को मिक्स भी किया था इसमें। तो 3 इधर है, 3 2 5 5 7 8 9 10 11 12 13 और कुछ मिटाया था पहले, ठीक है। लगभग हमने सब लिख लिया। समाकलन का तो हम पूरा पहले लिख चुके थे। अब इस तरह से आपने वीडियो में आगे पीछे करके पूरा देख लिया है। इनको आप टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल करेंगे, एक दूसरे से घटाना है, मतलब विकलन को पूरे जोड़ करके समाकलन के साथ घटाना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकल रहा है वो समाकलन पक्ष ज्यादा है, विकलन पक्ष कम है। तो कितने की कमी है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शुद्ध लाभ बोल करके, ठीक है। तो जो कमी है वो है आपका 32,866 रुपए का, मतलब जो दोनों को डिफरेंस करने से आया 32,866 रुपए का, ठीक है। यहां भी सेम काम, समाकलन का जो टोटल है उसको लिखेंगे, उसमें घटाएंगे विकलन के टोटल को, और फिर आपका ये फुलफिल आंसर को आप लिखेंगे, ठीक है। और हमारा जो टोटल पक्ष हो रहा है वो हम लिखेंगे 64,401, ठीक है। ये इतना लिखेंगे। अब यहां से हमारा बैलेंस शीट तैयार होगा, ठीक है। तो लाभ हानि खाता
में जितने ज्यादा संयोजन दिए जाते हैं उतना ही वो बड़ा हो जाता है, जितने कम संयोजन होंगे उतना ही वो छोटा होगा। तो अब अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाते जाएंगे तब ये आपका क्लियर होते जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन अंतिम खाते के बनाए हैं। अब कक्षा 11वीं का भी सॉल्व करके बनाऊंगा। दोनों को अगर आप देख लेते हैं तो लगभग ऐसा हो सकता है कि आपसे 90%, 80-90% बन जाए। एक आप कुछ ऐसा संयोजन आ गया जिसमें आप फंस सकते हैं, तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन जितने बन चुके हैं ना उतना अभ्यास कर लो, उदाहरण में जो बना बनाया है उनका अभ्यास कर लो, तो फिर उससे तो बाहर कुछ आने नहीं होता है। ठीक है, आप 11वीं का भी मेरे चैनल में वीडियो देख सकते हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर का भी देख सकते हैं, उदाहरण भी बना सकते हैं। इतने सारे जब क्वेश्चन का अभ्यास कर लोगे तो फिर छूटने वाला तो कुछ है नहीं। अगर आपको एक कठिन लगता है बोल के आप सिर्फ छोड़ेंगे 2-4 को बना करके, तो मैं कहता हूँ फिर आपके फाइनल एग्जाम में भी आपसे नहीं बनेगा। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि कितना कठिन है, मुझे देखना है इसके 100-50 जितने क्वेश्चन है सबको सॉल्व करके। अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो फिर आपके लिए कठिन नहीं है। तो अब हम बनाएंगे चिट्ठा। चिट्ठा बनाने का जो फॉर्मेट है वो आपको पता है, दायित्व, राशि, संपत्ति, राशि, ये हमारा फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो चिट्ठे में सबसे पहले क्रम से बता दूं, यहां पर पूंजी लिखी जाएगी। पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ा जाएगा, आहरण को घटाया जाएगा। तो पूंजी प्रश्न में कितने का दिया है? 46,250। ठीक है, इसके बाद शुद्ध लाभ आपका कितना निकला है? अभी शुद्ध लाभ आपका निकला है 32,866। आप उसको जोड़ेंगे तो नीचे लिखेंगे शुद्ध लाभ प्लस 32,866। नीचे लिखेंगे टोटल करके जितना आएगा वो आपका होना चाहिए 79,116। ठीक है, इसके बाद इसमें से आहरण घटाना है। तो आहरण क्या क्या चीज का हुआ है? एक तो माल का आहरण हुआ है जो कि आपने देखा था, और अलग से प्रश्न में आहरण दिया हुआ है, किसने पॉइंट पे है, लगभग 5वें-4थे पॉइंट पे है, आहरण 4,070 रुपए का। ठीक है, 750 का माल आहरण हुआ था और फिर ये आहरण हुआ है 4,070 का। कुल मिलाकर के ये हो रहा है टोटल आपका 4,700, लगभग 8,030 रुपए, 8,030 रुपए या 20 रुपए शायद, हाँ 20 रुपए। तो घटा देंगे आहरण, 4,000 कितना, 4,820। ठीक है, 4,820 घटाइए फटाफट सबको कैलकुलेटर में। यहां पर घटाने के बाद आपका मिलेगा 74,296। इसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ, कैलकुलेटर निकाल के बैठो, समय बचाना है तो। इसके बाद क्रम से फिर आपके बाकी दायित्व होते हैं, जैसे कि लेनदार, देय विपत्र इत्यादि अगर है तो लेनदार है आपके 42,000 के, ये हमने पूरा लिख दिया 42,000। अगर कोई और लेनदार आता या छूट होता तो इसमें घटाते, नहीं है तो बस इतना ही रहेगा। ठीक है, और देख लेते हैं हमारा देय विपत्र वगैरह। बैंक अधिविकर्ष, तो बैंक अधिविकर्ष है 15,250 का, ये हमने लिखा बैंक अधिविकर्ष 15,250, जिसमें से आपको पता है ब्याज का जोड़ना है कितना, 450। जोड़ने के बाद ये हो जाएगा आपका 15,4,6,15,700, तो लिखेंगे 15,700 रुपए। उसके बाद है आपका जो भी अदद होता है। ठीक है, तो वेतन का दर था 600, 250 रुपए कानूनी व्यय का था, 300 रुपए अपेक्षण शुल्क थे, तो 900 और 1150 हो रहा है। ठीक है, टोटल। तो हम लिखेंगे अदद 1150।
नीचे में आप बता सकते हैं प्लस 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 अपेक्षित शुल्क वेतन और क्या एक और कुछ तो था, अपेक्षित शुल्क वेतन और कानूनी वेतन। ठीक है, ये तो एक क्रम याद रख लो। पूंजी शुद्ध लाभ जोड़ के आहरण घटाना है, शुद्ध हानि होगा तो वो भी घटेगा, लाभ है तो जुड़ेगा, फिर आहरण घटेगा, फिर लेनदार, फिर देवी पत्र, फिर बैंक देवी कर, फिर अदर। ठीक, पूर्वदत्त संपत्ति उसको आप समाकलन से लिखेंगे। अब संपत्ति में आपके पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो संपत्ति में आपके पास कैश इन हैंड होगा, रोकड़ में आप देख सकते हैं 1490 रुपए का है, तो रोकड़ 1490। ठीक है, अब जिन बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं है, मैंने बताया था जब मैं पढ़ूंगा तो आपको नोट कर लेना है एक पन्ने में, तो यहाँ पर आप नोट कर लो, रोकड़ था 1490, इसलिए मैंने समाकलन में लिखा है। ठीक है, दूसरी संपत्ति है स्टॉक के रूप में जो कि 1850। अब कौन सा स्टॉक है, अंतिम स्कंद होता है जो आपको लिखना होता है, तो अंतिम स्कंद 18,500। ठीक है, इसके बाद आपके जो देनदार है उसमें से जितने भी छूट थे उन सबको आप जोड़ घटा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो जो हमारे पास देनदार है, यही हर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, इसके जो संयोजन होता है। ठीक है, देखो देनदार आपके पास 66,180 रुपए का है। अब इसको ध्यान से देखना, डूबत ऋण जो नीचे दिया हुआ होता है उसको घटाते हैं जो कि है 150। अब मैं 150 घटाता हूँ, इसमें ये 0, 8 में 5 जाएगा 3, एक में एक 0, 6 और 1 6। अब इसके बाद जो अलग से छूट निकालना होता है 5%, 10% या ना देकर के प्रावधान के रूप में अलग से दिया है नीचे में ही, उसको घटा देंगे जो कि है 2000 रुपए का। तो अब ये हो गया कितना, 66 में 2000 गया 64,030। ठीक है, इतना मिल गया। आगे अब प्रोविजन वगैरह को तो हमने इधर कर लिया है, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, तो इतना ही पैसा आप अंदर में लिख लेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं 64,030। अब इसको यहाँ पर ना लिख करके आप सीधा ऊपर में लिख दिए हैं, तो इसको यहां से मिटा देंगे। ठीक है, ये होता है देनदार का। अब इसी तरह से फर्नीचर पर क्या था, ह्रास था ना, तो 920 रुपए था, जिस पर हमने ह्रास 92 रुपए काटा है ना, 92 रुपए। तो इसमें से 92 रुपए काटेंगे तो 828 रुपए समथिंग आएगा, तो ये 828 रुपए हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला है भवन। भवन है 25,600 का, तो ये मैं लिख रहा हूं भवन 25,600 का। इस पर ह्रास आया 2% था, 512 रुपए निकला था, इसको हम इसमें से घटा देंगे, तो भवन में 512 रुपए काटने के बाद 25,088 आएगा। ये लिख देता हूं 25,088। ठीक है, इसके बाद एक और चीजों पर ह्रास था, किस पर ह्रास था, कार ट्रक किसी पे तो था, मोटर कार, हाँ इस पर था। मोटर कार है 23,600, लिखा हूं कि नहीं, नहीं लिखा हूं। 23,600, इस पर जो ह्रास निकला था वो 3,540 निकला था। इसको काटेंगे तो ये काटने के बाद आएगा 20,060। ठीक है, अब एक चीज है वो प्रीपेड है, मतलब पूर्वदत्त है। तो पूर्वदत्त आपको पता है यहाँ संपत्ति है, तो यहाँ पर आपको उसको दर्शाना होता है कुल कितना है। तो पूर्वदत्त है आपका 650 रुपए मिला करके। ठीक है, ये ठीक है, मिला लेते हैं। कैश इन हैंड 1490 होना था, है। उसके बाद अंतिम स्कंद होना था, वो भी है। ठीक है, बीमा कंपनी के द्वारा 2500 रुपए जो मिले वो आपकी संपत्ति होती है ना, उसको दिखाना होता है, तो वो हमने नहीं दिखाया है। तो बीमा दावा,
2500, ठीक है। इसके बाद है देनदारों की राशि सब कुछ काट करके 64,000 समथिंग 30 रुपए, हाँ वो है। पूरा दत्त के 650 रुपए वो भी लिखे हैं। फर्नीचर पर ह्रास काट के लिखा है, मोटर कार पर लिखा है, भवन पर काट करके लिखा है, ठीक है। ठीक है, सारे अमाउंट हमारे बिल्कुल सही है। यहाँ पर दायित्व साइड का भी चारों अमाउंट हमारा लगभग कंप्लीट है। अब आपको करना क्या है, दोनों पक्षों को जोड़ के देखना है। इनको टोटल जोड़ के देखो कितना हो रहा है, उनको भी जोड़ करके देखो टोटल कितना हो रहा है। यहाँ दोनों पक्ष बराबर आते हैं, ठीक है। ये होता है आपका चिट्ठा। अब यहाँ पर आप समय भी देख लें कितना लगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं व्हाइट बोर्ड में बताता, जो कि मैं उसमें बताता हूँ, तो 10-15 मिनट में क्वेश्चन बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब कुछ बना बनाया होता है, बस आपको समझाना होता है मुझे, पर उसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आप ये देख लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना होता है। अब इसको जब मैं एडिट करके डालूंगा तो उसमें आपको क्वेश्चन वगैरह फिर से दिखा दूंगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको अभ्यास करते रहना, उदाहरण भी बना करके देखते रहना है। चूंकि कक्षा 11वीं का वीडियो था, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर के जितने बच्चे हैं उन सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।